वो हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूरोसेंट्रिज्म क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, यूरोसेंट्रिज्म को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पूरे विश्व को केंद्रित करना यूरोप के ऊपर। यानी यूरोप से पहले कहीं कुछ नहीं था। यूरोप जो है मेन सभ्यता रही है, और यूरोप की जो सभ्यता है या उनके विचार या उनकी थिंकिंग वो प्रधान है। और बाकी जो विश्व है धीरे-धीरे उनमें मॉडर्निटी आई है, जिसमें यूरोप का बहुत बड़ा योगदान है। और बाकी जो विश्व था उसकी आलोचना करना या उसको सही मानों में उसकी ड्यू जगह ना देना। सो बेसिकली यूरोसेंट्रिज्म केंद्र करता है पूरे विश्व के अध्ययन को यूरोप के ऊपर या वेस्ट के ऊपर या पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य करण के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं या हम और भी कोई अध्ययन करते हैं, तो जबकि भारत जैसे राज्यों का बहुत एक सिविलाइजेशनल स्टेट माना जाता है, लंबा इतिहास रहा है। आपको याद होगा जब हमने यथार्थवाद आपको करवाया था, हमने हंस मॉर्गेंथु आपको बताया था, तो हमने कहा था कि लेकिन बहुत से पहले विचारक भी रहे हैं इसमें। जब हमने हॉब्स, थ्यूसिडियस इत्यादि आपको बताए थे कि जैसे भारत में आप बात कर सकते हैं चाणक्य, कौटिल्य इत्यादि की। लेकिन वेस्ट या यूरोसेंट्रिज्म के कारण, या जिससे बात करते हैं वेस्टफेलिया की बात की हमने आपसे, या कोल्ड वॉर इत्यादि, तो सब चीजें यूरोप पर केंद्रित कर दी गई। मतलब पूरे विश्व को उसके तहत आप कह सकते हैं। बाकी जो विश्व में जो सिविलाइजेशन है या उनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं, उनको उनका महत्व नहीं मिला है अंतरराष्ट्रीय संबंध में। तो यूरोसेंट्रिज्म अर्थात जो भी हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, सभ्यता, संस्कृति है, जो गैर यूरोपियन सोसाइटीज हैं या ये नॉन यूरोपियन सोसाइटीज हैं, उनको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखना, यानी उनको पाश्चात्य जो एक व्यू है उससे देखना, हर चीज का आंकलन उसी से करना। सो दिस इज बेसिकली यूरोसेंट्रिज्म। और यूरोसेंट्रिज्म की जो फीचर्स हैं, इसमें इग्नोर किया गया है जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज हैं या समाज हैं, उनकी जो सभ्यता है, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो महत्व है, उसको इग्नोर किया गया है या उसको कम माना गया है। ये माना गया है कि वेस्ट जो है ज्यादा सुपीरियर है और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो इंफीरियर है। आपको याद होगा जब अंग्रेजों के हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर और विश्व के अन्य राज्यों पर साम्राज्यवाद स्थापित किया, तो जो कारण था, उन्होंने जो कारण दिया वो था व्हाइट मैन्स बर्डन। यानी पूरा जो विश्व है उसमें जो वो है वो सिविल नहीं है, वो असभ्य है, और जो व्हाइट है यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनको पूरे विश्व को सभ्य बनाना है। तो यही यहाँ पर वही बात हो रही है। वो जो विचार है, वो जो एक थिंकिंग है, उसको हम यूरोसेंट्रिज्म से जोड़ते हैं। सेकंड फीचर जो है इनकी स्टूडेंट्स की जो हिस्ट्री है, यानी जो इतिहास है नॉन यूरोपियन सोसाइटीज का, जो बहुत रिच है, बहुत ही पुरातन भी है, बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही आधुनिकरण भी उसमें था, बहुत शिक्षा भी, बहुत साइंटिफिक टेम्पर भी था उसमें, वैज्ञानिक भी था वो। तो उन सबको जो है उन सबको भी या तो वेस्टर्न कंसेप्ट से देखना, यानी पाश्चात्य जो एक थिंकिंग है या पर्सपेक्टिव है उससे उसको देखना, या जो ये मानना कि जो वेस्ट है उसका एक्सपेंड करना है, उनके विचारों को वहां पर उनको व्यापक करना है उन विचारों को, ताकि वो भी सभ्य हो। मतलब जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं उनमें सभ्यता आए, जो ये यूरोसेंट्रिज्म मानते रहे। और इन्होंने जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज है उनको डिस्पोटिक माना, यानी वहाँ प्रजातंत्र नहीं है, डिस्पोटिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म है, वहाँ पे जो मनुष्य की जो लाइफ है उसका कोई मूल्य नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, वो बार्बेरिक है। तो ये सारे जो विचार हैं ये रखे गए, ये माने गए जो यूरोसेंट्रिज्म में। तो इसीलिए ये जो यूरोपीय विचारधारा है वो श्रेष्ठ है, और उसी से हमने पूरे विश्व को आंकलन करना है, ये माना गया यूरोसेंट्रिज्म के तहत। इसी तरह से जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं उनको
पुअर यानी वहाँ पे गरीबी है, बैकवर्डनेस है, विकसित नहीं हुए हैं, अभी वो अंडर डेवलप्ड हैं, अल्प विकसित हैं। जबकि जो वेस्ट है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है, वो औद्योगिकरण उसका हो गया है, वो प्रोग्रेसिव है और बहुत ही रिच है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप इतिहास देखें तो कितने युद्ध हुए वहाँ पर वेस्ट में, और ब्लड ब्लड वाले युद्ध वहाँ पर हुए, कितना नुकसान वहाँ पर हुआ। और बात जहाँ तक गरीबी की करती हैं तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि अंग्रेज़ों के आने से पहले जो जितने भी राज्य थे बहुत रिच थे। जो ये पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी एक कारण जो रहा कहीं न कहीं कॉलोनाइज़ेशन भी रहा इसका एक कारण। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव की, तो हमारे जो शिक्षा प्रणाली थी या उनके आने से पहले या और जो चीज़ें थी या इतिहास से सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ये देखने को मिला कि सिविलाइजेशन स्टेट होने के नाते बहुत ज़्यादा अ हम लोग आगे थे। परंतु जो एक थिंकिंग है यूरोसेंट्रिज्म की, उसमें जो नॉन वेस्टर्न या नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता या उनको इंफीरियर या उनको बैकवर्ड माना जाता है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं, उनमें रैशनल मोड ऑफ थिंकिंग या साइंटिफिक नहीं है। यानी वो रीज़न के आधार पर नहीं सोचते हैं। रीज़न के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर वो नहीं सोचते हैं। जबकि अगर आप देखें स्टूडेंट्स समकालीन समय में जैसे माइग्रेशन जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जो योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे वो नासा हो कहीं भी हो, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। तो ये अपने आप में जो एक ये व्यू है यूरोसेंट्रिज्म का उसको नकारता है। लेकिन बेसिकली यूरोसेंट्रिज्म जो है वो जैसे हमने आपसे कहा इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू यूरोपियन जो उनके कल्चर है उनकी सभ्यता को, और स्वयं को वो श्रेष्ठ मानते हैं और नॉन यूरोपियन सोसाइटीज को वो अपने से कम मानते। दिस इज यूरोसेंट्रिज्म। अब इसकी आलोचना हुई ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, और इसकी आलोचना विचारकों ने अक्रॉस द वर्ल्ड की। अफ्रीकन जो विचारक रहे हैं उन्होंने भी की, एशियन विचारकों ने भी की। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से सिविलाइजेशनल स्टेट रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग परंपरा, इतनी आधुनिक परंपरा, इतनी साइंटिफिक परंपरा इत्यादि भी रही है। जैसे इंडिया तो है एक सिविलाइजेशन स्टेट, और हमारे बहुत सारे जो विचारक हैं वो ऑलरेडी इस बात पर बहुत अच्छे से उन्होंने अपने विचार भी दिए हैं। और अब जो है विश्व इस बात को मान भी रहा है। जैसे कोविड के समय में अगर आप देखें तो या उससे पूर्व भी अगर आप देखें तो पूरे विश्व ने योग है जो भारत का उसको महत्व माना है, आयुर्वेद को महत्व दिया है। अभी जैसे हम बात करते हैं कोविड के समय में एक जो नमस्ते की जो एक भारतीय परंपरा है, जो साइंटिफिक आधार है इसका भी, उसको भी वेस्ट ने अपनाया है। तो इन सब से स्पष्ट होता है, ये तो हमने सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं आपको, इन सब से स्पष्ट होता है कि किस तरह से एक बहुत ही वैज्ञानिक भी और एक आधुनिक भी और एक शिक्षा के आधार पर भारत का इतिहास रहा। जो विचारक हैं जैसे फैनन हैं, ये अफ्रीकन विचारक रहे हैं, तो इन्होंने दो बातें कही हैं जब इन्होंने आलोचना की यूरोसेंट्रिज्म की, कि सबसे पहले तो अफ्रीकन्स को जो ये यूरोसेंट्रिज्म में जो यूरोपियन मानते हैं कि वो सुपीरियर है, और बाकी जो एशिया या अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो अल्प विकसित हैं या वो कम है, इस विचार को नकारना है, इस विचार को रिजेक्ट करना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इंटरनलाइज करें। जब तक आप स्वयं ये नहीं मानेंगे कि आप की स्ट्रॉन्ग सभ्यता है, आप वेस्ट से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं हैं, तब तक या अगर आप स्वयं ये मानेंगे कि वेस्ट आपसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो ये उन्होंने फैनन ने कहा। उन्होंने 2 बातें कही, 1 रिजेक्ट कीजिए कि यूरोपी जो हैं ज़्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। और दूसरा ये स्वयं माने भी, मतलब अगर आप स्वयं ही, उन्होंने स्वयं जो अफ्रीकन्स हैं उनकी आलोचना की जो स्वयं ये मानते हैं कि यूरोप सुपीरियर है या यूरोप की जो सभ्यता है उसे अपनाने में लगे हुए हैं, या उसको एप करने में लगे हुए हैं या उसको कॉपी करने में लगे हुए हैं या उसे मॉडर्न मानते हैं,
तो उन्होंने आलोचना की कि आप उसे नकारिए और स्वयं ये इंटरनलाइज़ कीजिए कि आपकी जो सभ्यता, आपकी संस्कृति कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह एडवर्ड सेड इन्होंने ओरिएंटलिज्म की रचना की। ये पुस्तक भी बहुत छोटी-सी पुस्तक है, ये भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स ऑनलाइन, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही छोटी-सी और पतली-सी बुक है। इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द होल कंसेप्ट। आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड भी है, इट इज़ वन ऑफ द रीडिंग्स। सो एडवर्ड सेड ने ये माना कि जो क्योंकि यूरोपियंस ने बहुत से राज्यों पर साम्राज्यवाद स्थापित किया। तो जब उन्होंने कॉलोनाइज़ किया, जैसे इंडिया हो गई या और जो कंट्रीज हो गए एशिया अफ्रीका के राज्य, तो उन्होंने केवल कंट्री पे कॉलोनाइज नहीं किया, उन्होंने उस कंट्री के पूरे नॉलेज सिस्टम पे कॉलोनाइज किया। यानी जो ज्ञान प्रणाली थी, जो इंडिजिनस लोकल जो ज्ञान प्रणाली थी, स्थानीय ज्ञान प्रणाली थी, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्ञान था, जिसमें सभी चीजें थी, विज्ञान भी, आपके आर्ट्स भी, आपकी सभी चीजें थी, लैंग्वेज इत्यादि भी। तो जो आपकी ज्ञान प्रणाली थी, आपका जो नॉलेज सिस्टम था, उसको उन्होंने कॉलोनाइज किया। यानी कि एशिया और अफ्रीका में जो उनकी इंडिजिनस बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज सिस्टम था, उसको कॉलोनाइज करके, उसको पूरा चेंज करके, दबा के या नष्ट करके उन्होंने उसको वेस्टर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाया अपनी कॉलोनीज में। इसी तरह रोनाल्ड जो हैं, उन्होंने उन्होंने जो एडवर्ड सेड ने जो अपने विचार दिए हैं, इसको उन्होंने सपोर्ट किया है और इन्होंने भी इमेजिनिंग इंडिया नामक एक रचना लिखी, जिसमें इन्होंने और ज्यादा इसके बारे में जिक्र किया है। इसी तरह से जो बॉयज हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है यूरोसेंट्रिक रेशियल थिंकिंग को। यानी कि उन्होंने तो, क्योंकि ये अमेरिकन सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट रहे हैं, अमेरिकन सिविल राइट्स स्टूडेंट्स आप लोग अभी भी पढ़ते होंगे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन कलर्ड पीपल एंड दी वाइट पीपल, तो उसकी बात यहाँ पर उन्होंने की और उन्होंने कहा कि यूरोप सेंट्रिक व्यू में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी उन्होंने आलोचना की कि यानी कलर के आधार पर जो भेदभाव होता है। और ये फाइनल स्लाइड है हमारा स्टूडेंट, जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट, जो ये यूरोसेंट्रिज्म की जो आलोचना हुई या एक जो ग्लोबल साउथ से जो एक ये विषय उभरा, तो इसमें जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, यानी कि जब बहुत से जो राज्य थे एशिया और अफ्रीका के, जब वहां पर साम्राज्यवाद था, तो राष्ट्रवाद कि जब वहां पर उदय हुआ राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद के दौरान जब साम्राज्यवाद की आलोचना हुई, जब साम्राज्यवाद या कॉलोनाइज जो स्टेट जो थे, कंट्रीज थे या कॉलोनाइजर्स जो थे, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, तो जो राष्ट्रवाद जो उभरा, उसके कारण साथ ही साथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स भी उभरे, यानी उस साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए या स्वयं अपना जो राज्य है वहाँ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्य जो ताकतें हैं, उनको हटाने के लिए जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हुए विभिन्न राज्यों में, उसके कारण। और तीसरा स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, जो स्वतंत्रता से भारत में भी जो पूरा, जैसे हम पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, लंबा इतिहास रहा भारत का भी अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसी तरह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स आई और एक फ्रीडम स्ट्रगल चली सभी राज्यों में, जिनके ऊपर साम्राज्यवाद स्थापित किया गया था, एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर जो राज्य थे। तो जब ये हुआ, तो उस समय ये रियलाइजेशन हुआ कि किस तरह से जो यूरोप की कंट्रीज है, फिर चाहे वो डच हो या ब्रिटेन हो इत्यादि, उन्होंने किस तरह से साम्राज्यवाद स्थापित किया, ट्रेडर्स की तरह आए, उसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कल्चर को, सभ्यता को बहुत अफेक्ट किया और जो अपनी थिंकिंग, सोच या अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए उसको सुपीरियर माना उन्होंने। तो किस तरह से इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है स्थानीय या लोकल, यानी जो लोकल स्ट्रेंथ थी उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस पर्टिकुलर स्टेट की, उनकी जो सभ्यता थी, उनकी जो स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन थी, तो कैसे उसको उन्होंने दबाया। तो जब ये स्वतंत्रता आंदोलन का की जो लहर चली, तो ये रियलाइजेशन हुआ कि जो इंडिजिनस कल्चर है, इंडिजिनस सभ्यता है, उसका महत्व क्या है और किस तरह उसे उसको दबाया जा रहा है या उसको हमें बचा के रखना है।
और किस तरह से उसे हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारी एक पहचान है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो ये उसके साथ में शुरू हुआ। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आलोचना की गई यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की। अंग्रेज एक तरफ या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एक तरफ कहते हैं, आलोचना करते हैं यूरोसेंट्रिक व्यू के तहत कि जो नॉन वेस्टर्न या नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं वो डिस्पोटिक हैं, या वहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, या वो सिविल नहीं है इत्यादि। लेकिन उन्होंने स्वयं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे राज्यों पे कॉलोनाइज किया। तो इसकी आलोचना हुई। इससे स्पष्ट होता है कि किसका इतिहास जो है वो शांतिपूर्ण है, या दूसरों के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना, या दूसरों पे साम्राज्यवाद स्थापित करना है, और किसका नहीं है। इस तरह से इनकी आलोचना हुई। और ये कहा गया कि, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि इस कॉलोनिज्म के तहत जो है बहुत से डिसएडवांटेजेस हुए, जैसे गरीबी का इशू हुआ या बैकवर्डनेस का इशू हुआ, क्योंकि जब कॉलोनाइजेशन खत्म भी हो गया स्टूडेंट्स, जैसे आप याद होगा पिछली क्लास में हमने मार्क्सवादी उपागम किया था। तो उसमें जो मार्क्सवादी उपागम है या विचारक है, उसके तहत विचारकों ने ये बताया कि जो न्यू लिबरलिज्म है, यानी कि नव उदारवाद जो है, तो उसमें जब राज्य जो हैं, जो कॉलोनीज हैं, जिन पर साम्राज्यवाद स्थापित किया गया था, वो स्वतंत्र भी हो जाते हैं, तब भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे IMF एंड वर्ल्ड बैंक हो, जिन्हें भेदभावपूर्ण बताया गया है, या फॉर्मल जो कॉलोनाइजर्स हैं, जिन्होंने साम्राज्यवाद स्थापित किया, तो स्वतंत्रता के बाद भी अर्थव्यवस्था में उनका हस्तक्षेप रहता है, या अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को जो इनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके तहत अभी भी शोषण हो रहा है, न्यू इंपीरियलिज्म के तहत या न्यू लिबरलिज्म के तहत, जहां पर जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं पुरानी, उन्होंने अभी भी अपनी जो कॉलोनीज जो स्वतंत्र हो गई हैं, तो उनकी इकोनॉमी को इस तरह से फैशन किया गया है, या इस तरह से कि जो कॉलोनीज है, फॉरवर्ड कॉलोनीज है, या जो विकासशील या अल्प विकसित राज्य हैं, वो अभी भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्भर हैं जो विकसित राज्य हैं उन पर, पहली बात। और दूसरी बात, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी असमानता है। इसी तरह से मॉडर्निटी नॉट रिलेटेड टू वेस्ट, जो एक ये विचार आया कि मॉडर्निटी यानी आधुनिकता, जो पूरा एनलाइटनमेंट का थ्योरी था इमानुएल कांत इत्यादि का, कि जो आधुनिकता है या जो वो वेस्टर्न है, ओरिजिन है, या जो वेस्ट है उनसे जुड़ा हुआ है मॉडर्निटी का कंसेप्ट, या आधुनिकता जो है वो वेस्ट के कारण आई है, तो इसकी भी आलोचना हुई। साथ ही साथ पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, यानी कि जो पोस्ट मॉडर्न स्टडीज हैं या पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज वो हो गई स्टूडेंट्स, जहां पर जो राज्य जैसे स्वतंत्र हुए एक लंबे साम्राज्यवाद के बाद, तो उनका अध्ययन या उन्होंने जो स्टडीज पर बल दिया। इन स्टडीज में भी आपको ना सिर्फ यूरोसेंट्रिज्म की आलोचना मिलती है, कॉलोनिज्म की आलोचना मिलती है, बल्कि ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज की किस तरह से उनका एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशन था या है, या उसको उन्होंने किस तरह से वो भी महत्व रखता है, इस बात पर भी उन्होंने बल दिया। इसी तरह से सबाल्टर्न स्टडीज दे टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी, जो एक समाज में जो हायरार्की है या इनइक्वालिटी है, जो सबऑर्डिनेशन है, उसको भी सबाल्टर्न स्टडीज ने उठाया। और फाइनली जेंडर अप्रोच, जो जेंडर के विचारक हैं या महिलावादी विचारक हैं, उन्होंने भी यूरोसेंट्रिज्म की आलोचना की कि किस तरह से एक लंबे समय तक सिर्फ वेस्ट पर केंद्र कर या यूरोप पर केंद्र कर विश्व में जो अन्य विषय हैं, जैसे महिलाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन है या जो सबऑर्डिनेशन है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, और एक पुरुष प्रधान समाज पर ही बल दिया गया है। तो इस तरह से ये और अप्रोचेस जो हैं वो सामने आई ग्लोबल साउथ की तरफ से खासकर, और उन्होंने जो यूरोसेंट्रिज्म व्यू है उसकी आलोचना की, और महत्व दिया और इम्पोर्टेंस दी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ये बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशंस हैं सभी राज्यों की, उनके बारे में जो नॉलेज है वो और व्यापक हो,
और जो एक इंडिजिनस कल्चर है, सभी राज्यों का महत्वपूर्ण इंडिजिनस कल्चर है, किसी से भी इन्फीरियर नहीं है, सभी इक्वल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है सभी, और खासकर जो जो स्वयं जो कल्चर है, उस पर जो वेस्टर्नाइज़ेशन या यूरोसेंट्रिज्म है, उसका जो एक वर्चस्व रहा है, उसकी उन्होंने आलोचना की और स्वयं के जो लंबे इतिहास, कल्चर, संस्कृति महत्वपूर्ण, उस पर उन्होंने बल दिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रोकते